बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन। नाज़रीन, आइनी और सियासी बहरान मजीद बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल आगे कुआं और पीछे खाई जैसी होती जा रही है। हुकूमत की कोशिश है कि तरीके से कोई ऐसा तरीका हो जिससे इंतखाबात ना हो, मुलतवी हो जाए। और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि इंतखाबात हों, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता है कि आइनी और सियासी बहरान का हल सिर्फ इंतखाबात पर ही है और वो चाहते हैं कि इंतखाबात जो है 90 दिन के अंदर अंदर आईनी मुद्दत में होने चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्हें डर है, ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। अगर ये जाएंगे तो अवाम इन्हें कबूल नहीं करेगी। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इन इंतखाबात को मजीद आगे लेकर जाया जाए। लेकिन बकौल हुकूमत के वो चाहती है कि ये इंतखाबात एक ही वक्त में हो। अगर ये इंतखाबात एक वक्त में नहीं होंगे तो ये सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। बहरहाल कल PDM के बड़े मिसर जोड़ कर बैठे, मुल्की सियासी सूरत हाल पर सोचो विचार भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो इंतखाबात का मामला है वो भी ज़ेरे गौर आया। और मौलाना फजलुर रहमान ने इस इजलास के ख़त्म होने के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए क्या कहा, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। इमरान खान साहब को ख़तरा है कि ये इलेक्शन हुकूमत जो है अक्टूबर में भी नहीं कराएगी और उन्हें लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को इस सिस्टम से बाहर रखा जाए, नवाज शरीफ साहब को इस सिस्टम में वापस लेकर आया जाए। ये हुकूमत की ख्वाहिश है बकौल इमरान खान साहब के। लेकिन हुकूमत भी इस सूरत हाल में जो अपनी बात बता रही है, समझा रही है कि जनाब आइनी बहरान मज़ीद बढ़ेगा अगर मुल्क में इंतखाबात एक वक्त पर नहीं होते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अगर कोई राह निकलेगी, मुसाइले से ही निकलेगी। इसके लिए तमाम जमातें कोशिश तो कर रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए जमात इस्लामी से तहरीक इंसाफ ने मदद मांगी है। ऐसे में जमात इस्लामी भी ये मदद करने के लिए मैदान में आ गई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं किसी के साथ बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो इनको चोर, डाकू और करप्ट कहता हूं। अगर इनके साथ कोई बैठेगा तो मेरे पार्टी के दीगर रहनुमा इनके साथ बैठेंगे और अगर कोई बात इनके साथ हो सकती है वो सिर्फ इलेक्शन ही है, इलेक्शन के अलावा किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। लेकिन एक तरफ यहां पर मिलकर बैठने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो वो नून लीग की जो जमात है उसके खिलाफ भी अदालत जाना चाहती है। उस पर तलाल चौधरी का एक ऐसा रद्द अमल भी सामने आता है जिसके बाद लग नहीं रहा कि ये सियासी सूरत हाल किसी मुसाहिलत की तरफ जाएगी और उससे कोई हल का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, साद रसूल साहब, अदिल वड़ाई साहब, हसन रजा साहब। साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। नून लीग तो नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं बज़ाहिर उससे लग रहा है नून लीग के पास क्या ऑप्शन है इस फैसले को ना मानने के अलावा। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी आप इंट्रोडक्शन में बता रही थी, अगर मैं उसको दुरुस्त समझ सका हूँ तो अगर हुकूमत का सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मसला है कि इलेक्शंस एक वक्त पे होने चाहिए और इस वजह से वो पंजाब और KPK के इलेक्शन नहीं करवाने चाहते, क्योंकि वो एक वक्त पे नहीं होंगे, वो 6 महीने का फ़र्क पड़ जाएगा, अक्टूबर में सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दें। तो फिर तो इसका बड़ा आसान सा हल है कि आप अभी सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दें, एक वक्त में करवा दें। इसमें क्या मसला है? आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी करवा दें, जनरल इलेक्शन कॉल कर दें पंजाब और KPK के साथ, फिर तो पैसे भी बच जाएंगे, वो डिस्कॉर्ड भी नहीं होगा। ये इशू नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है हुकूमत की तरफ से कि हम इलेक्शन एक वक्त पे करवाना चाहते हैं। वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो वक्त जिस पे इलेक्शन होगा वो कोई रोज़े हशर के करीब का वक्त हो, उससे पहले का ना हो। वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, वरना अगर सिर्फ एक वक्त की बात है तो अभी करवा दें एक वक्त पे सारे इलेक्शन। दूसरी बात जो आपने की, मुझे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की मंतक का बसद एहतराम, वो बहुत बड़े लीडर भी हैं, आलिम भी हैं, उनकी हम बातें सुन के सीखते भी हैं। गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की मंतक, वो दीन के आलिम तो ज़रूर होंगे लेकिन उनकी ये मंतक नहीं समझ आई। उन्होंने अपनी बातों में कहा कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए इलेक्शन जो 90 दिन में होने थे वो 3 साल के लिए हो सकते हैं, तो अब क्यों नहीं हो सकते। ये इस तरह की बातें, अगर PDM के ये आर्गूमेंट्स रह गए हैं कि हमें एट पार विद डिक्टेटर क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा, या हमें वो प्रिविलेजेस क्यों नहीं दिए जा रहे जो कि एक यूसर्पर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेता है,
तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई जमहूरियत का आर्गूमेंट अब पीछे रह नहीं गया। अब तो सिर्फ एक इफ़ेक्टिवली एक पॉलिटिकल सियासी कशमकश रह गई है पीछे। देखिए, इलेक्शन 90 दिन में हो, आइन का ये आइन की यही मर्जी है, जी सुप्रीम सादर कोर्ट भी साहब। यही कह चुकी है, हाई कोर्ट भी यही कह चुकी है कि इलेक्शन 90 दिन में हो। जी। लेकिन लेट्स से कि ना हो, अगर इलेक्शन 90 दिन में, अगर वो 190 दिन में हो या 900 दिन में हो, तो क्या हो जाएगा? आप दो चीजें प्रूव कर रहे हैं। एक ये कि आपको इस बात का हुकूमत को, आप हुकूमत जो है वो दो चीज़ें प्रूव करिए। जी। एक ये कि जितनी भी आवाम 70% 80% पोल्स में कह रही है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ठीक है। आवाम क्या चाहती है, हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो ये तो सबसे पहले ही जमहूरियत के ऊपर एक हदफ है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि आप इन 6 महीने में 7 महीने में क्या कर लेंगे? कोई प्लान बताइए जिसकी मंतक पे आपको 6 महीने दिए जाएं कि आप ये करना चाहते हैं, ये 40 दिन में होगा, ये 100 दिन में होगा, ये 500 दिन में होगा, इतना वक्त आपको चाहिए। ठीक है सादर रसूल कुछ साहब, आप ही का बताइए तो सवाल सही, लेके ये आगे तो नहीं चलते कि हैं। जब तक ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, बड़ा अहम सवाल है, यही लेके आगे चलते हैं। अदील बड़ाई साहब के पास जाते हैं। अदील बड़ाई साहब, साद रसूल साहब ने बड़ी वैलिड बात की है कि चले फर्ज कर लेते हैं कि आप लोग सही बात कर रहे हैं, इलेक्शन जो है मजीद डिले कर लेते हैं, जितना आप लोग चाहते हैं उतना डिले कर लेते हैं, तो आप लोग इस दौरान कर क्या लेंगे? क्या आप आवाम के मसाइल हल कर लेंगे? और आज शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं कि हम अभी फौरी इलेक्शन नहीं कराना चाहते, नहीं करा सकते। सर देखें, पीछे 90 दिन मुकम्मल होने में वक्त कितना रह गया है। अभी भी हुकूमत के पास ये कहना हुकूमत का बनता है कि फौरी इलेक्शन नहीं करा सकते। देखें, हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो ये है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं, इनकी जमात टूट जाए, तो उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए, क्योंकि डिलीवर करने के हवाले से तो प्लान नहीं है। और आगे कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत ही क्यों ना आ जाए, अगले 5 साल IMF से आप IMF में जाए बगैर आप अपनी इकॉनमी नहीं चला सकते, क्योंकि आपके पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये तो सिर्फ इसलिए सब कुछ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का रास्ता रोक लिया जाए। और इमरान खान साहब का रास्ता ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी से तो रोका नहीं जा सकता, नैरेटिव के जरिए तो रोका नहीं जा सकता। जो मुआशी मसाइल हल करके तो ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे मुआशी मसाइल हल होने भी नहीं, और ये खुद एतराफ़ भी करते हैं। और जो सूरत हाल आगे नज़र आ रही है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं, वो केसेस का शायद कोई फैसला आ जाए, ये नाअहल हो जाएं, इनकी जमात के को तोड़ने के हवाले से भी कोशिशें हो रही हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक टास्क पे वो इनके साथ मिलके वो कर रहे हैं काम। कोई 50 के करीब पंजाब में जो लोग हैं उनको तोड़ने के हवाले से वर्किंग हो रही है। तो ये टैक्टिक्स हैं, बाकी और कोई प्लान नहीं है, कोई लायामल नहीं है। बाकी अब इंतखाबात के हवाले से जो अब से चंद घंटों बाद शुरू होने वाला हफ्ता है, ये फैसला कुन होगा। ये फैसला कुन हफ्ता, ये इसमें तय होगा कि अगला मंजरनामा क्या बनना है। अगर इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती फैसला आ भी जाता है, तो ऐसे में हुकूमत ने तो कल ऐलान कर दिया कि इंतखाबात नहीं होने देने, बॉयकॉट किया जाएगा। अब बॉयकॉट भी हो, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी तो ये फ्री की नहीं बने। ये कह रहे हैं जी हम बायकॉट कर देंगे अदालती फैसले का, अभी तो ये या अदालती कार्रवाई का, ये तो अभी अदालत ने इनको फ्रीक ही नहीं बनाया। अभी तो ये दरख्वास्त करते फिर रहे हैं कि हमें फ्रीक बनाया जाए। अटर्नी जनरल जो हैं वो, साद रसूल साहब ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकेंगे, क्या अटर्नी जनरल साहब जो हैं वो बायकॉट कर सकते हैं अदालती कार्रवाई का? वो मुमकिन नहीं है उनके लिए। अच्छा, अब अदालत जो उनको दो रास्ते दिखा रही थी कि क्या सिनेरियो क्या बन रहा है अगला, या तो आप बैठ के बात कर लें या फिर हमें फैसला देना होगा। तो बात करने इसके हवाले से कल इन्होंने वाजे इत्तेहादी जमातों ने कह दिया जी हम इमरान खान से इलेक्शन के मामले पे कोई बात नहीं करेंगे, ये तय इन्होंने कर लिया। दूसरी सूरत फिर अदालत को फैसला देना होगा। फैसले में अगर अदालत तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और जिम्मेदारों का अगर तयन कर देती है, तो ऐसी सूरत में फिर हुकूमत के पास मार्जिन कम होगा और फैसला नहीं मानेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर फैसला नहीं मानेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हसन, आपकी जानिब आते हैं, जैसा कि सादर सुल साहब ने भी सवाल किया, दिल बड़ाइच ने भी कहा कि हुकूमत के पास सिवाय इस प्लान के कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को इलेक्शन से या सिस्टम से बाहर किया जाए, और कोई प्लान नहीं है, और यही वजह है कि इलेक्शन में अभी हुकूमत जाना भी नहीं चाहती। आया कि आवाम को रिलीफ देना है, वो जो हमें बताया जाता है मौशी मुश्किलात, वो इस तमाम तर प्लान का हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफ को टारगेट करना है, उसे इलेक्शन से बाहर रखना है, यही मंतक और मंशा है हुकूमत की आपकी नज़र में भी? देखें, बुनियादी तौर पे मंशा तो यही है, और जो सियासी तनाव चलता आ रहा था वो तो मज़ीद बढ़ गया है सियासी मैदान में। और ये कहना कि कोई भी सियासी फरीक पहले हथियार फेंकेगा, ये भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि एक दूसरे पर चढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुझे इस मुल्क में कोई सियासी जमात बता दें, कोई ऐसे सियासी जमात जो अपने इक़्तिदार में आई हो और उन्हें तब अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, नैब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या मुख्तलिफ अदारों पर चढ़ाई ना की हो। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आप उठा लें, चाहे मुस्लिम लीग नून का दौर उठा लें, हर सियासी जमात ने जिस हद तक कोशिश की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाई करने की, नैब में मुख्तलिफ केसेस बनाने की अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, और फिर ये तनाव बढ़ता चला गया, फिर ये अब कम होने का नाम नहीं ले रहे। कल के इजलास से तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कल इजलास हुआ उसमें जिस आप बता रही हैं कि एक दूसरे का मुकाबला, बल्कि वो तो मुकम्मल जो एलामिया जारी हुआ वो पढ़ के ऐसे लगता है जिस तरह वो बगावत का ऐलान कर चुके हैं ये पीडीएम जमातें। देखें, पहले सियासी चपकलश में इन्होंने 2022 ज़ाया किया, बर्बाद किया, मुल्क को भी, आवाम को भी, और तमाम आपने अपने रास्ते बंद कर दिए। दोस्ताना ममालिक भी अब आपकी तरफ नहीं देखते, कोई हमारे पास इकोनॉमिक प्लान मौजूद नहीं है, कोई हमारे पास डेवलपमेंट का प्लान मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी के बेशुमार मसाइल जन्म लेते जा रहे हैं, IMF आपसे मुंह मोड़ता चला गया है, हालात मजीद बिगड़ते चले गए हैं। आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का जायज़ा तो लें, देखें इंटरनेशनल अदारे या न्यूज़पेपर्स क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। शर्म महसूस होती है वो पढ़ के कि हम किस मुल्क में रहते हैं, और 2022 ज़ाया करने के बाद 2023 में भी आप जो है वो सारा बर्बाद करने पर लगे हैं, ज़ाया कर रहे हैं पूरा साल। यानी हम नहीं चाहते कि हम किसी इत्तफाक राय पर आएँ। देखिए, माजी में, बल्कि माजी करीब का आप थोड़ा सा देखें ना, जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था सबका इत्तफाक राय हुआ जी। फिर जब FATF का मामला था, FATF का मामला, सब सियासी जमातों का इत्तफाक राय हुआ। फिर जब ये IMF के पास के उनके मुतालबात तस्लीम करने या जाने का मामला, वहाँ पर भी इत्तफाक राय हुआ। तो हमें इस मुआशी मामलात को देखते हुए, मुल्की मामलात को देखते हुए, इलेक्शन आइन की पासदारी के लिए आइन पर अमल दरामद कराने के मामलात को देखते हुए, अदारों की इज्जत और तकरीम को देखते हुए, बजाय कि उनके तकद्दुस को पामाल करें, इन सब मामलात को देखते हुए हमें 2023 को जाया नहीं करना चाहिए, वरना ये अप्रैल बहुत खतरनाक होगा। अगर आप कह रहे हैं कि हमें 2023 को जाया नहीं करना चाहिए और कोई मुसाइलत की राह निकालनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये कहें या फिर ये कहें कि हुकूमत की तरफ से इसकी कोई खास कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से इदारों पर तनकीद की जाती है हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद जो बात राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, एक निजी चैनल को, गैर मुल्की खबर रसां इदारे को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला ज़ेरे गौर है। तो सुना आपने राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे, उसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा। सादर रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। एक जमात जब तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करने पर, फिर हम देखते हैं कि उसी जमात में इसी तरह के मामलात ज़ेरे गौर आ रहे हैं जिस तरफ इशारा राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आप लोग सियासतदान हैं, सियासत करें, लेकिन सियासत में इदारों को क्यों घसीट कर लाते हैं। एक वो जो वाहिद रास्ता जहां पर सब को लगता है कि यहां से जो है इंसाफ होगा, आप उसे भी मुतनाज़े बना रहे। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर हमारे सियासतदानों से और आवाम से भी, सियासतदानों से भी और आवाम से भी, बतौर तालिब इल्म एक कानून का, बतौर सियासत का तालिब इल्म, बतौर शहरी पाकिस्तान का, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है ख़ास तौर पे हमारे सियासतदानों से। देखिए, फजल रहमान साहब सियासत की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हो या मरियम साहिबा की हो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आवाम को
कोई इतनी ज़्यादा इनसे मोहब्बत नहीं है। बज़ाहिरन इमरान खान साहब से आजकल लग रही है, हो सकता है इमरान खान साहब अगर हुकूमत में आने के बाद काम ना कर सकें, महंगाई हो, वो अपने वादे पूरे ना कर सकें, तो लोगों का उनके साथ भी उसी तरह का लगाव होगा जिस तरह का आज PDM के साथ है। जी। ये सियासतदानों का काम है कि एक दूसरे के ऊपर वो तनकीद करें, एक दूसरे के पॉलिसीज़ पे बात करें, ये तो होता रहेगा। लेकिन मेहरबानी फरमा के अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे रियासत के निज़ाम को, हमारी जमहूरियत के स्ट्रक्चर को आप मेहरबानी करके मुतनाज़ा ना बनाएं। हमने देखा यही वाली गलती PTI की तरफ से भी हुई, जब रियासत के इदारों के ओहदेदारों के ऊपर बात की गई। इसी प्लेटफॉर्म से हमने कहा कि ये बातें नहीं होती, आपकी बहुत सी खलिश हो सकती है, हर बंदे की रियासत से कोई ना कोई खलिश हो सकती है, लेकिन आप पाकिस्तान के स्टेट स्ट्रक्चर को डिफेंड करते हैं, उसके अंदर कोई जमहूरी रिवायात लाते हैं, उसको किसी तरीके से आगे चलाने की कोशिश करते हैं। ये हम सब का एक बतौर शहरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना करें, तोशाखाना के अंदर से जहाज़ निकाल लें, उसके अंदर से गाड़ियाँ निकाल लें, वो कहें इनकी फ़ॉरेन फंडिंग हुई थी, वो एक इंडियन को खड़ा कर दें जिसकी किसी पाकिस्तानी से शादी हुई थी, उस पाकिस्तानी की कंपनी ने इमरान खान को पैसे भेजे थे, जो मर्ज़ी करें जी साद रसूल साहब। लेकिन मेहरबानी करके हमारे मुल्क में अदालत के ऊपर से और अदालत के जजेस से एतबार ना उठाएं। ठीक है। जब इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, वो गलत था, उसकी मोटिवेशंस अदालत से एतबार उठाने की थी। जब यही रेफरेंस इस तरह की बातें हो रही हैं कि नकवी साहब के खिलाफ, एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, बंदयाल साहब के खिलाफ दायर हो रहा है, ये गलत है। आप अपनी सियासत रोज और शाम करें, लेकिन पाकिस्तान के आईनी ढांचे के ऊपर सवाल ना उठाएं। ये ढांचा अगर गिर गया तो इसको वापस बनाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अदील बड़ाई साहब आपकी जानिब आएंगे। जिस तरफ साद रसूल साहब ने भी कहा कि अपनी सियासत आप लोग बेशक सुबह शाम करें, लेकिन इदारों को इसमें ना घसीटें, चाहे कोई भी जमात हो। जब तहरीक इंसाफ ने ये एक्ट किया वो भी गलत था, जो नून लीग करने का सोच रही है, जिस तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा किया, ये भी गलत है। हालात को किस तरफ ले जाएंगे ये मामलात? देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमने पहले भी इस पे बात की कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये ऐसे नहीं है कि ये कोई एक इवेंट है गुजर जाएगा। ये आने वाले बरसों में हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो अदालती नज़ीरें, वो सियासी नज़ीरें, वो कुछ हो रहा है, और जो प्रेसिडेंट सेट की जा रही हैं पार्लिमानी ग्राउंड्स पे भी, और जिस तरह से इस मामले को लेकर चल रहे हैं, ये सियासी जमातें बहुत शॉर्ट टर्म सोचती हैं और ये भूल जाती हैं इनके साथ माजी में क्या हुआ। अब जो ये कर रहे हैं इनके साथ फिर ये होगा। अब इमरान खान साहब ने भी इवन जो कुछ किया, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी जब उनकी हुकूमत गई और जिस बेसब्री से आके उन्होंने भी इदारों को जिस तरह से फिर अटैक किया, इदारों के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया, बाद में उन्हें रियलाइज हुआ, फिर वक्त गुजर चुका था। अब वो ये कह रहे हैं जी, और देखें कि जब अप्रैल में अदालत लगी थी, हर बंदे को अपना अपना मर्जी का फैसला चाहिए, अपनी अपनी मर्जी का बेंच चाहिए। जब अप्रैल में अदालत लगी, आज खुद नोटिस वाला मामला था, वो एक फ्रीक को सूट कर रहा था। उस वक्त इमरान खान साहब को सूट नहीं कर रहा था। इमरान खान साहब उस वक्त क्या करते थे, कहाँ हैं मेरी अदालतें, फिर अदालतें जो है सोशल मीडिया पर, फिर ये जी पिछले अप्रैल की जो बात कर रहे हैं, फिर उस एग्जैक्टली तकरीबन 1 साल पहले, और उस वक्त फिर अदालतों से मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पे चला, अब ये जमातें ये कर रही हैं। तो ये सब अपनी सियासत बचा रही हैं रियासत के लिए, अवाम के लिए। अगर किसी को कोई गलत फहमी है कि इनमें से कोई फरीक भी रियासत के लिए और अवाम के लिए कोई कुछ कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से अवाम को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। और ये वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें अंदाजा भी हो जाता है कि इन्होंने गलत किया। इमरान खान साहब को भी अंदाजा हुआ, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है वो वाला, और उसके नताइज अब वो भुगत रहे हैं। और ये जो कुछ कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल में ये भी इसके नताइज भुगतेंगे।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो कर रही है मुस्तकबिल में इसके नताइज वो भी भुगतेगी। हसन, मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। ये जो चल रहा है सिलसिला, तहरीक इंसाफ की मुलाकात होती है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से, और फिर उनसे दरख्वास्त की जाती है कि आप पहले भी किरदार अदा कर चुके हैं, इस बार भी किरदार अदा करें। फिर हम देखते हैं कि वो इस हवाले से हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं। दीगर सियासी जमातों से भी तहरीक इंसाफ के राब्ते होना शुरू हो गए हैं। आया कि इमरान खान साहब खुद नहीं, लेकिन पार्टी के दीगर रहनुमा जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं। तो उसके बाद लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इन मुश्किल हालात में भी कोई राह निकल ही आएगी? देखिए, रात जिन्होंने निकालनी है वो शायद अभी खामोश बैठे या किसी जगह बैठे मामलात को देख रहे हैं। अच्छा। या कहीं ना कहीं उनका जितना किरदार है वो अदा कर रहे हैं। अगर वो खुल कर सामने आएंगे तो दोनों पार्टियां सामने बैठेंगी और हालात बेहतर मेन होंगे। स्टेक होल्डर तो सियासतदान है। हसन, आप नहीं समझते कि इन देखिए, सियासतदान तो है, को ही मिलकर बैठना लेकिन इन चाहिए? सियासतदान को पकड़ने के लिए वो है ना, क्या उसे कहते हैं, जिस तरह मिस्त्री, मैकेनिक या प्लम्बर जब हम उनसे काम कराते हैं तो बड़ा ध्यान से उन पर फोकस करते हैं तो वो काम ठीक करते हैं। तो सियासतदानों की भी इस तरह मॉनिटरिंग है। हसन नहीं ऐसे तो नहीं। देखें, नहीं हसन, जब इन सियासतदानों को नहीं ऐसे आप मिस्त्री, मॉनिटर नहीं प्लम्बर- करेंगे नहीं ऐसे नहीं है। हम एक जमहूरी सिस्टम में रहते हैं। तो हम जमहूरी एक देखें, सिस्टम में रहते हैं। जमहूरियत यहाँ का पे ये कोई पढ़े कहना- लिखे सियासतदान जब आप हैं, सियासतदानों mandate को लेकर आते हैं। साध सूद साहब, जब आप सियासतदानों की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इनको अपने आका नहीं समझेंगे, इनकी गुलामी नहीं करेंगे, इनसे जिस तरह मिस्त्री, प्लम्बर, मैकेनिक से हम सवाल करते हैं कि भाई हमने तुम्हें पैसे दिए, तुम इसका जवाब दो, इस तरह हम सियासतदानों से जवाब नहीं मांगेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। उस वक्त तक आप यकीन करें हालात खराब रहेंगे। मैं ये हमें समझता करना हूं, चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई और नहीं कर रहा। देखिए, अवाम का काम है, अवाम का काम है, इनसे पूछे कि हमने अवाम आपको का वोट काम। दिया था, हमने किस लिए वोट दिया था? अदारों पे चढ़ाई करने के लिए आपको वोट दिया था? ये अपने स्पॉन्सर को क्या करना चाह रहे हैं? ये अपने स्पॉन्सर्स को, अपने वोटर्स को, अपने जितने भी इनके चाहने वाले, इनकी तैयारी कर रहे हैं। इनके बयानात से देखें, लगता है कि शायद ये 1997 से ज्यादा पूरी तैयारी के साथ अदारों पर हमला करने की मुबैना तौर पे तैयारी कर रहे हैं। इससे नुकसान किनको होगा? इनकी तो सियासत है ही। इनके आप देखें, कोई भी सियासतदान देखें, कब्जा माफिया देखें, कोई ग्रुप देखें, कोई भी ऐसे अफराद देखें, वो आजाद अदलिया को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं अदलिया भी हमारी गुलामी में रहे, जैसे हम हुक्म करें वैसे ही फैसले आए, जो हमें फैसला कबूल ना हो वो चाहे किसी भी कंट्री में बैठा हो वहां से जो है उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इससे हालात खराब होंगे। अनारकी देखें, किसको पसंद है? इससे सारा अनारकी पैदा होगी ना, अनारकी बढ़ेगी। और ये सबसे ज्यादा अनारकी किसको पसंद है? इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, वो मौजूदा पीडीएम जमाते हैं, हुकूमत है। इसकी भी एक वजह है, वो इसलिए इनको अनारकी पसंद है कि इन्होंने तकरीबन साल के दौरान मुल्क को तबाह बर्बाद करके इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज बेरोजगारी की शरह देखे कहां है। कोई हमसे मुंह नहीं लगाने को तैयार। बेरोजगारी बढ़ गई, हालात, ये इलेक्शन में जाने के मूड में ही नहीं है। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो हार जाएंगे। इलेक्शन इन्होंने कराना नहीं है। हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के मौशी हालात से गैर मुतमईन अफराद की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। ये डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौशी मुश्किलात की बात करते हैं तो मौशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। जनाब गैलप पाकिस्तान के कंज्यूमर सर्वे के मुताबिक परेशान कुन नताइज सामने आए हैं। आपको बताएं कि 73% पाकिस्तानी मौशी सूरत हाल से गैर मुतमईन दिखाई दिए हैं, जबकि 48% ने अगले 6 माह में मौशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने के खौफ का इजहार किया है, और सिर्फ 12% मौशी सूरत हाल से मुतमईन दिखाई दिए हैं। ऐसे में बात करें वर्ल्ड बैंक की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ रहा है। इंसानी वसाइल पर नाकाफ़ी सरमायाकारी के बायस पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स सिर्फ 0.41% है, जो कि बांग्लादेश और नेपाल से तो कम है ही। पाकिस्तान के हालात गरीब अफ्रीकी ममालिक से भी बदतर हैं। पाकिस्तान में हुकूमतें इंसानी वसाइल पर कब खर्च करेंगी, ये सवाल उठाएंगे अपने पैनलिस्ट के जानिब। साद रसूल साहब, ये जो हकाइक आपके सामने रखे, जाहिर है आप भी इस मुल्क में रहने वाले, वो परेशानियां उनसे आप भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं, हमारी बाकी अवाम भी गुजरती है। क्या करें, क्या कोई हल है? हम किस तरह से इस मुआशी भंवर से अब निकल सकते हैं सर?
देखिए, मैं नहीं जानता, मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल इकॉनमी को समझने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके कदोखाल क्या होंगे। लेकिन 2-3 बातें तो सब करते नज़र आते हैं। एक ये कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक ऐसी कीमत पे जो हम बाहर सेल कर सकें, ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएँ। दूसरा, जो इमरान खान साहब बात करते नज़र आते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को चैनल किया जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत की कुछ क्रेडिबिलिटी हो। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके सुनने वालों से पूछूं कि अगर उनके पास उनकी जमा पूंजी 50 रुपए हो, तो क्या वो इसहाक डार साहब को वो जमा पूंजी इंट्रस्ट कर देंगे कि ये मेरी जमा पूंजी है, ये इसहाक डार साहब आप रखिए, इसके अंदर से कुछ मेरे लिए बेहतरी कीजिएगा, फिर मुझे वापस कर दीजिएगा। तो किसी का ख्याल, कोई बंदा पाकिस्तान में इसहाक डार साहब को इंट्रस्ट करना चाहता है? और अगर पाकिस्तान में आप अपने 50 रुपए इसहाक डार साहब को नहीं इंट्रस्ट करना चाहते, तो आपने नेशनल एक्सचेकर की कुंजी उन्हें कैसे इंट्रस्ट कर दी? ये इफेक्टिवली सवाल है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब डोमेस्टिकली बात करते हैं तो सियासी बात ज़्यादा और मईशत पे बात कम करते हैं। जब मईशत पे बात करते हैं तो अगले से लड़ते नज़र आते हैं। कोई उनसे मुश्किल सवाल कर ले तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। रिपोर्टर्स से हमने देखा, सेनेट में देखा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे देखा। भाई, ऐसे नहीं चल सकता। लोगों का हक है आपसे सवाल पूछना। आप कोई जवाब दीजिए, कोई प्लान बताइए। मैं इसको फारिग कर दूंगा, वो मिफ्ता इस्माइल कौन होता है, इमरान खान कौन। भाई, ये कोई बातें करने वाली, आप बताएं कि आप गरीब को रिलीफ कैसे देंगे। तो मेरा ये, अच्छा, एक तरफ तो उनको डोमेस्टिकली वो हर बंदे से लड़ रहे हैं। दूसरा, अभी आप हसन से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि उनकी बात पे डोमेस्टिकली किसी को एतबार नहीं है, बिजनेसमैन को एतबार नहीं है। इससे ज़्यादा हद तक इज्जत क्या हो सकती है कि IMF ने कहा कि हमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर की बात पे एतबार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। मैं एक जुमला कहूँगा, कम कहे को ज़्यादा समझें, कि कुएं में से जितना मर्जी पानी निकाल लें वो साफ़ नहीं होगा जब तक वो गलाजत नहीं निकाली जाएगी जो कुएं में डल चुकी है। ठीक है दिल बड़े साहब, आपकी जाने बातें। आज का नौजवान पहले से ज़्यादा मायूस है। वजह जाहिरी सी हुकूमत की पॉलिसी, मुआशी बहरान, जिसमें ना हुकूमत को कुछ समझ आ रहा है, ना आवाम को समझ आ रहा है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इतना बड़ा मतलब बड़े एक रेशो में हमारे नौजवान जो हैं कोई और सोर्सेज ढूंढें इस मुल्क से जाने के लिए? इतनी मायूसी इस हद तक आप समझते हैं कि फैल गई है नौजवानों में? मैं दादोशुमार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये पासपोर्ट ऑफिस के जो दादोशुमार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जारी किए हैं कि इस वक्त बैकलॉग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से डिले हो रहा है पासपोर्ट का इजरा। पासपोर्ट ऑफिस कह रहा है जी कि पहले एक माह में हम 4 लाख पासपोर्ट बनाते थे, गुज़िश्ता 3 महीने से हम एक माह में 7 लाख पासपोर्ट बनाने हमें पड़ रहे हैं और बैकलॉग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आप वाकई में अपने अपने शहरों में देखें, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनें जो लगी हुई हैं, ये सूरत हाल बता रही है कि लोग जो हैं वो मायूस वाकई हो चुके हैं। और लोग जो हैं वो उनको किसी से अब मेरा ख्याल है उम्मीद नहीं है। हमारी जो सियासी क़यादत है, अगर आप रियलिस्टिक होकर सोचें तो आप देखें तो ये हमारा जो नौजवान, ये हमारी जो सियासी क़यादत है वो समझ बैठा है कि इसने कुछ भी नहीं करना, इनके पास कोई प्लान नहीं है। बस ठीक है, सियासी एफिलिएशंस अगर लोगों की हैं तो वो सियासी एफिलिएशंस की वजह से शायद किसी ने कोई उम्मीद लगा ली है। जो 12-15% आप लोग ये कह रहे हैं कि जी ये लोग कह रहे हैं कि शायद मामला ठीक हो जाए, तो ये भी पता नहीं किस बुनियाद पे कह रहे हैं मामला ठीक हो जाए। किसी के पास तो प्लान ही कोई नहीं है। अगर जिस मुल्क में एनर्जी ही नहीं होगी, जिस मुल्क में एनर्जी के हवाले से कोई प्लान नहीं है, हर बंदा ये कह रहा है जी हम टैक्स बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, असल मसाइल की तरफ तो कोई आ नहीं रहा। असल मसाइल की तरफ PIA से, रेलवे से और ये जो स्टील मिल है, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं जो अरबों रुपए आपके मेरे टैक्स का माहाना जो है ये पी रहे हैं, तो इसके हवाले से तो कोई प्लान नहीं है। तो इवन अभी इमरान खान साहब ने भी जो 10 नुकाती प्लान शेयर किया, बड़ा अच्छा प्लान है, ठीक है, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी बहुत से इकदाम किए, लेकिन असल जो बीमारी है उसका इलाज किसी के पास नहीं है। उसकी रीज़न ये है
कि ये तल्ख फैसले जब तक नहीं करेंगे और मईशत को नेशनल सिक्योरिटी का हम ये जो बड़ा आंसर करार तो दे देते हैं कि बड़ा ये नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन इसको हम मानते नहीं है नेशनल सिक्योरिटी, और उसके लिए तो हमें बड़े जो हमें फैसले ऐसे करने पड़े होंगे, करेंगे कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। तो हम तो अब ये देख लें, ये एफबीआर में जब आप रिफॉर्म्स करने निकलते हैं, मुस्लिम लीग नून या इनके हवाले से ये कहा जाता है जी कि ये ताजर बरादरी को जी नाराज नहीं करते, जो टैक्स जो है वो बस उन्हीं से लिया जाए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। इमरान खान दौर में जो इन्होंने इकदाम शुरू किए थे, जो इन्होंने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था, जो एफपीआर में रिफॉर्म्स के मामला थे, उसी वक्त ही उसमें रुकावटें आनी शुरू हो गई थी। तो ये सिर्फ सियासी नारे मालूम होते हैं, ना तो रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से हम संजीदा नजर आते हैं, ना वो लीकेज रोकने के हवाले से हम संजीदा नजर आते हैं, ना ही जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी कैसे जिस मुल्क में एनर्जी नहीं होगी। तो फिर अदील बड़ाई साहब, फिर यही वजह है ना कि इस वक्त पाकिस्तान कई अफ्रीकी ममालिक से भी पीछे चला गया, यही उसकी तमाम तर वजूहात है। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन, आपके जाने पाएंगे, आपने साद रसूल साहब की बात भी सुनी, अदील बड़ाई साहब की बात सुनी। जो हुकूमत को इस वक्त इकदाम करने चाहिए वो नहीं कर रही हुकूमत, वो तमाम तर काम करने से कतरा रही है, कर नहीं पा रही। दोस्त ममालिक उस तरह से मदद को आगे नहीं आ रहे। IMF के पैकेज का क्या बनेगा किसी को कुछ पता नहीं है। उसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, हम कई अफ्रीकी ममालिक से भी पीछे चले गए। देखिए, बुनियादी तौर पे हम अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। IMF के साथ जो हमने मामला तय किए उसके मुताबिक हम चल नहीं रहे, और फिर एक वक्त ये आ गया कि हम उनको बाईपास करते हुए हम सब्सिडी देने के हवाले से प्लान करते हैं। जब उस वक्त जवाब मांगा जाता है तो हमारे पास जवाब कोई नहीं होता। हमने अपनी खुद साख जो है उसको ख़त्म करके रख दिया IMF के सामने इंटरनेशनली सतह पर। और इस टाइम भी आप अगर पूछें, मैं मुतअद्दिद दफ़ा इसहाक डार साहब से या वफाकी हुकूमत से, वजारत ख़जाना से, प्लानिंग डिवीज़न से, किसी से पूछूं कि आप बताएं कि आपके पास कोई सेकंड प्लान है, तो उनके पास कोई इसके मुतबादिल कोई प्लान मौजूद नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जाना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म प्लान भी हमारे ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। हमारे पास उस पर भी कोई प्लानिंग के लिए कोई जो जिसे कहा जा सकता है एक्सपर्ट्स की हमने खिदमात नहीं ले रहे। हम सारा कुछ जो है एक्सपर्ट्स की खिदमात और बाकी मामला हम जो है वो इंतशार और अनारकी की तरफ फैलाने पर देते दिखाई दे रहे हैं। अंदाज़ा करें, मार्च के महीने में सरमायाकारों को 164 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब सरमायाकार कहाँ पाकिस्तान में लगा रहे हैं? इंडस्ट्री आप देखें को 50% से अबव होकर 73% जो है इंडस्ट्री बंद हो चुकी। मजीद जो इंडस्ट्री रह गई है वो भी अपना सरमायाकार पाकिस्तान से लेकर बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। फिर अभी जो रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: तालीम, सेहत और पर कैपिटा इनकम। आप मुझे ये बताएं, कहीं पर तालीम और सेहत बुनियादी तौर पर बुनियादी मसाइल हल करने पर फोकस किया? कहीं पर इन्होंने फोकस नहीं किया। तालीम को इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सेहत पर आए, सेहत को भी इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और फिर बेरोजगारी के खात्मे के बजाय बेरोजगारी बढ़ा दी। इन्होंने आने के बाद इन्होंने इन्वेस्टर्स को दत्कारना शुरू कर दिया। और अब अंदाजा करें कि हमारी 45% बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी ग्रोथ ठीक ही नहीं हो पा रही, और 10 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको खुराक की कमी का सामना है। यानी ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। सिंध और बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब का आप हालात देखें तो मैं कहता हूं इंतहाई जो है वो खून के आंसर होता है कि हम देख भी नहीं सकते कि वहां पर किस तरह खुराक की कमी है, ग़िज़ाइयत की कमी है। उन पर हमें फोकस करना चाहिए, तालीम पर फोकस करना चाहिए, हमें जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। हम इससे निकल आए हैं। आप अंदाजा करें, 86% पाकिस्तान में बच्चे ऐसे हैं जिनको दुरुस्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिनको खुराक नहीं मिलती। फिर इसी तरह 14% बच्चे ऐसे हैं जिनका ओवरवेट होने की वजह से, जिनमें से 4% बच्चे जाया हो जाते हैं। हमारी ओवरऑल 18% के लगभग बच्चे जाया हो जाते हैं। ये रिपोर्ट्स बताती हैं। आलमी रिपोर्ट्स को अगर आप जायजा लें तो इंतहाई जो है वो खौफनाक किस्म का पाकिस्तान का मंजर पेश करती हैं। तो हम इस टाइम क्या करते हैं, हमें अभी IMF की हमारे पास एक शर्त है। वो ये कहते हैं कि आप शरह सूद जो है वो 20 से बढ़ाकर 23 से 25% कर दें। अगर हम 23 से 25% शरह सूद करेंगे तो कौन कर्ज लेगा, कौन कारोबार चलाएगा, किसके अदारे चलेंगे, सब बंद हो जाएगा। हालात
बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत जो है, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो इंसानी हकूक की तंजीमें जो दावा करती थी, आज वो भी मुकम्मल खामोश है। ये सब उन्हीं से लिंक करती हैं। वो आजकल वो भी सियासी जो है सियासतदानों के मरून मन्नत दिखाई देती हैं। ठीक है जी, ये वो तमाम तर हकाइक हैं जिस पर पैनलिस्ट ने रोशनी डाली। आपने देखा कि हुकूमत को जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए उन मामला से तो हुकूमत कतरा रही है, मसरूफ़ है तो सिर्फ अपनी अपनी सियासत खेलने में, इदारों पर तनकीद करने में। बस कोशिश ये है कि किसी तरीके से इलेक्शंस नहीं कराने। दूसरी जमात की कोशिश है कि इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस वक्त इंतखाबात हो जाते हैं तो वो इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन आवाम के मसाइल क्या है उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, और यही वजह है कि ये खौफनाक हकाइक इस वक्त हमारे सामने है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।